इससे पहले आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 पढ़ी है और उसमें आपने एसिड एंड बेस का जो कॉन्सेप्ट था, एसिड बेस कॉन्सेप्ट हो गया, थ्योरीज हो गई जैसे वेस्पर, वीबीटी, एमओटी, ये हम वहाँ पढ़ के आए थे। ठीक है, और इसके अलावा कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स थे हमारे पास। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 जो है जाहिर सी बात है उससे एडवांस होगी, तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो एक हमारा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे पूरा एक चैप्टर होगा जिसमें हमारे पास जो है वो सब टॉपिक्स होंगे, और एक हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो एक अलग चैप्टर होगा जिसमें जितने भी टॉपिक्स हैं हमने कवर करने हैं, जितनी भी सीरीज आती है। ठीक है, अच्छा, अब जो केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही क्यों कहा जाता है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, उनकी पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, कैसे जो है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, फिर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को की हम नेमिंग कैसे करते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर क्या है। देन फिर आपके पास जो है वो किलेटिंग लिगेंड्स कौन से होते हैं, फिर हमारे पास एक EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल आता है, वो क्या होता है। देन फिर हमारे पास थेरीज हैं। अब यहाँ पे जो थेरीज हैं वेस्पर, वीबीटी, एमओटी और CFT, ये वो आपकी थेरीज नहीं है जो हम इससे प्रीवियस पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि ये अप्लाई होंगी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। देन फिर हमारे पास कुछ और टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, स्पेक्ट्रल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, तो वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा ये क्या है। ठीक है, इसके अलावा एक ऑर्गेनिक में आप आइसोमेरिज्म की टर्म यूज करते हो, बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी हमारे पास आइसोमेरिज्म होता है, तो वो कैसे ओरिजिनेट होता है और किस कौन कौन सी टाइप है उसकी, तो वो भी यहाँ पे हम कवर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास दो सीरीज आ जाती हैं, एक है लेंथेनाइट की लेंथेनाइट सीरीज और एक है हमारे पास एक्टिनाइट्स। तो इन लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को भी हम कवर करेंगे, बट लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स से ज्यादा हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे फोकस करेंगे। मींस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कवर करेंगे बट उसमें इतनी डिटेल नहीं है, उसमें थेरीज वगैरह नहीं है, वो जस्ट एक है कि आपने उसको इंट्रोडक्शन उसका पढ़ लिया, फिर उसको एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे थेरीज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ तक आपका टॉपिक है। ये जो कोर्स आउटलाइन है ये फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी आगे, ये वीक प्लान है उसके अकॉर्डिंग। तो पहले टॉपिक पे आते हैं हम। अच्छा, ये है क्लास आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है हमारे पास। कुछ क्वेश्चंस पहले मैं आपसे करूंगी। इसमें जो आपके पास ए सीरीज है, या जो आपके पास 1A 2A 3A 1A से लेके 8A तक जो एलिमेंट्स हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको ए ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा एक नेम कॉमन दिया जाता है इनको। मैम बी वाले तो हो गए ट्रांजिशन एलिमेंट, ये आउटर एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इनको कहा जाता है नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, जो आपके एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। अब इसमें 1A एलिमेंट्स अल्कली होते हैं, देन फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं हमारे पास। जो इसी तरह फिर हमारे पास जो कुछ स्पेसिफिक नेम है, जो 5A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन्हें निक्टोजेंस कहा जाता है। फिर जो 6A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन्हें कैल्कोजेंस कहा जाता है। ये फिर आपके पास जो है वो हेलोजेंस आ जाती हैं, और लास्ट में हमारे पास जो है वो नोबेल गैसेस आ जाती हैं। अब हमारा कंसर्न नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से नहीं है, हमारा कंसर्न ये इस सेंट्रल पोर्शन से है ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसमें आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाया करते हैं। ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास कहाँ से है? ये 3B से, और आपकी जो सीरीज है बिटवीन आप कह सकते हो 2A एंड 3A के इन बिटवीन जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं आपकी पीरियोडिक टेबल में 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से स्टार्ट होंगे आफ्टर कैल्शियम। कैल्शियम के बाद आपके पास आ जाता है स्कैंडियम, फिर आ जाता है टाइटेनियम,
फिर है वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है और इसे 3D सीरीज भी कहा जाता है। देन फिर आपके पास आ जाती है नेक्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है, जिसे डी सीरीज ही कहोगे आप, बट वो हो जाएगी 4D सीरीज। ठीक है, अब 4D क्यों कह रहे हैं, 3D क्यों कह रहे हैं, तो वो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो आपको वहां समझ आएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास जो 4D सीरीज है, उसमें हमारे पास आ जाता है येट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनियम, टेक्नीशियम, फिर उसके बाद रुथेनियम, रोडियम, प्लाडियम, इसके अलावा आपके पास है सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है 5D सीरीज, जिसमें आपके पास लैंथेनम है, हॉफनियम है, टेंटेलम है, टंगस्टन है, रीनियम है, ऑस्मियम है, इरेडियम, प्लाटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। ठीक है, तो ये आपके पास जो डी सीरीज है वो ये है। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ द पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है कि ये लाई करते हैं बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। दूसरा, ये लाई करते हैं बिटवीन 2A एंड 3A। ठीक है, फिर आपके पास इन्हीं ट्रांजिशन सीरीज में आपके पास जो है वो डी सीरीज भी है और एफ भी है, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, ये जैसे अभी मैंने कहा 3D 4D सीरीज है, आपके पास 5D सीरीज है, तो ये आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और ये जो आपके पास लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की सीरीज है, ये आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, फिर आ जाता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं आपके पास, उनको आप आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हो, और जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उन्हें आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं। यही ट्रांजिशन एलिमेंट्स, चाहे वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो चाहे वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, जिनकी स्टडी आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में करते हो। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन अगर हम करें तो वो प्रिसाइज हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें एक एटलीस्ट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो, तो उन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाता है। अब कुछ बुक्स में आप इस टर्म को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के नेम से भी पढ़ोगे। ठीक है, अब जो प्रीवियस हमारे पास ओल्ड बुक्स हैं, बल्कि कुछ न्यू बुक्स में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जगह कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की टर्म भी यूज की गई है। उसका रीजन ये है क्योंकि जब कोई भी हमारे पास न्यू कंपाउंड आता है या न्यू स्टडी आती है, तो उस पर हमारे पास इतनी डिटेल या वाइड इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उस वजह से चूंकि वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसे हम कम्प्लेक्स की टर्म दे देते हैं। सो जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ओरिजिनेट हुई, तो तब हमारे पास इन कंपाउंड्स के हवाले से इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहा जाता था और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता था। बट इन रिसेंट या अब जो मॉडर्न एरा है हमारे पास, इसमें हम इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही कहते हैं, ना कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। रीज़न ये है कि अब हमारे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हवाले से मौजूद है। यहाँ तक समझ आया? जी मैम। अच्छा, जी उसके मैम। गुड। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्लास इन्हीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास जो है वो एक एटलीस्ट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक और बॉन्ड जिसको हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड। ठीक है, डेटिव बॉन्ड जो है इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आप इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड के नेम से भी जो है वो डिनोट करते हो। और ये डेटिव बॉन्ड कब बनता है, जब आपके पास डी पाई ओवरलैपिंग जो है वो होती है। ठीक है, अच्छा, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स और एक हमारे पास होते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी ट्रांजिशन मेटल बना रही है और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स भी मेटल बना रही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? क्या सिर्फ यही डिफरेंस है कि वो ट्रांजिशन मेटल से बनते हैं और ये आपकी नॉर्मल मेटल से बनते हैं? तो आपके पास इनमें जो डिफरेंस है, वो पहला डिफरेंस ये है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें एक और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो, जबकि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें वन कार्बन मेटल बॉन्ड हो। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनो तभी बनेंगे जब वो कार्बन के साथ आपकी क्या होगी, मेटल बॉन्डेड होगी, तभी वो ऑर्गेनोमेटालिक की क्लास में आएंगे।
देन फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखते हैं इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, कि जब आप इनका सॉल्यूशन बनाते हो तो उस सॉल्यूशन में जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखने का मतलब है कि वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, वो रिटेन रहते हैं उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में वो थे, ठीक है। ऑल्दो पार्शियल आयनाइजेशन या पार्शियल डिसोसिएशन हो सकती है, बट कंप्लीट आयनाइजेशन, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होती। बट इन केस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जब आप उनका सोल्यूशन बनाते हो एक्वस सोल्यूशन, तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो है मोहर सॉल्ट की, ठीक है। मोहर सॉल्ट को जब आप डिसॉल्व करते हो तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, जो हमारे पास है आपका फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, हेक्साहाइड्रेटेड। तो इसको जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये कंप्लीटली अपने रिस्पेक्टिव आइंस में आयनाइज हो जाता है, जो कि फेरस आयन हो गया, अमोनियम हो गया, सल्फेट आयन हो गया। और जब ये आयनाइज हो जाता है तो अब ये वो कंपाउंड नहीं रहा जो पहले था, इसी वजह से इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, ठीक है। ये समझ आ गया यहाँ तक? यस मैम। जी मैम। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड, अब कुछ जगह मैंने कॉम्प्लेक्सेस की टर्म इसलिए लिखी है क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बुक्स में अभी भी ये टर्म्स यूज की जाती है, तो आप लेकिन जो एक्सेप्टेबल है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ही है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिखा हो, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस लिखा हो या मेटल कॉम्प्लेक्सेस लिखा हो, तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, जिनमें एक हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होती है, या फिर वो एटॉमिक स्टेट में यानी न्यूट्रल स्टेट में होगी हमारे पास मेटल एटम, या फिर वो आयनिक स्टेट में होगी यानी कैटायनिक स्टेट में होगी, और उसकी सराउंडिंग में जो है हमारे पास क्लस्टर ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स होगा, जिन्हें हम लिगेंड्स का नेम देते हैं, ठीक है। सो आपकी एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, और उसके सराउंडिंग में हमारे पास लिगेंड्स अवेलेबल हैं, और इन दोनों के मिलने से हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। अब वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनता है वो 3 तरह का हो सकता है, कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। अब वो कैटायनिक कब होगा, एनायनिक कब होगा, न्यूट्रल कब होगा, ये डिपेंड करेगा कि उसकी सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज कितना है और उसके सराउंडिंग लिगेंड्स पे चार्ज कितना है। अगर जो लिगेंड है वो आपके और जो सेंट्रल मेटल एटम है उनका चार्ज बैलेंस हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस केस में बनने वाला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका न्यूट्रल होगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन पे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, जो अभी मैंने आपको बताया S&P ब्लॉक के एलिमेंट्स के बिटवीन लाई करते हैं हमारे पास, ठीक है। और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, रीजन ये है कि इनमें जो आपका D है n-1D और n-2f ऑर्बिटल, वो आपका जो है वो पार्शली फिल्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है क्लास, पेनल्टीमेट शेल। किसी को पता है पेनल्टीमेट शेल क्या होता है? नो मैम। नहीं पता। अच्छा, पेनल्टीमेट शेल क्या होता है क्लास? एक आपका होता है वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस शेल क्या होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है जिसमें आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, आप उसे कहते हो पेनल्टीमेट शेल, ओ सॉरी वैलेंस शेल, ठीक है। और जो उस वैलेंस शेल से इनर वाला शेल होता है, यानी जो वैलेंस है उससे इनर वाला जो है वो आपका होता है पेनल्टीमेट, ठीक है। यानी जो लास्ट है, लास्ट से इनर वाला, वो आपका है पेनल्टीमेट। तो यहाँ पे आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनमें आपके जो पेनल्टीमेट है यानी जो n-1D है या n-2f ऑर्बिटल है, ये इनके पेनल्टीमेट शेल होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये पार्शली फिल्ड होते हैं या इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। अब यहाँ पे n क्या होता है, n हमारे पास इक्वल होता है आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल होता है, या उसे प्रिंसिपल एनर्जी लेवल कहा जाता है, और n की वैल्यू उतनी ही होती है जिस शेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उतनी ही आपकी n की वैल्यू होगी, ठीक है। सो n-1D का मतलब है कि जो आपकी n की वैल्यू हाई है उससे आपने 1 लेस करना है तो फिर आपके पास D आएगा, यानी n की वैल्यू अगर 4 है तो इट मींस कि आपका वैलेंस शेल कौन सा है, 4, ठीक है। बट आपका पेनल्टीमेट कौन सा हो जाएगा, 4 - 1 3, ठीक है।
तो थर्ड आपका जो शेल है वो आपका पेनल्टीमेट शेल है, और उसमें हम किसको काउंट कर रहे हैं, हम 3D को ले रहे हैं। अब समझ आया या नहीं? जी जी मैम। अच्छा, अब आपके पास है कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होगी कि वो एलिमेंट्स जिनमें आपका डी एफ जो है एज पेनल्टीमेट शेल वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग हो, कंप्लीटली फिल नहीं होना चाहिए। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इट मींस कि अगर 10 आ गए तो वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग नहीं हुआ, वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया, वो प्रोसेस ऑफ फिलिंग नहीं रहा, वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया, तो अब उसको ट्रांजिशन नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो इसी वजह से इसको, इसी डेफिनेशन को फर्दर मॉडिफाई हम इस तरह करते हैं कि इन्हीं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब टिपिकल वन कौन से होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनमें डी इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, यानी D1 से लेके D9 तक क्या हो रही है, फिलिंग हो सकती है। ठीक है, D1 से स्टार्ट होगी और D9 तक प्रोसेस ऑफ फिलिंग कंटिन्यू है, D10 के बाद जाके स्टॉप हो गया। तो इट मींस D1 से लेके D9 तक आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जबकि जो D10 वाली सीरीज है, यानी वो एलिमेंट जिनमें D कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो हैं लेकिन वो आपके पास टिपिकल वन नहीं है, उन्हें नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अच्छा, एक और कि हम इनके लिए ट्रांजिशन का वर्ड ही क्यों यूज करते हैं, कि लाइक हमने इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही क्यों नेम दिया है, तो रीजन ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो ट्रांजिट कर रही होती है बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसी वजह से कि कुछ प्रॉपर्टीज इनकी एस ब्लॉक एलिमेंट से रिजेंबल करती है, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी पी ब्लॉक एलिमेंट से रिजेंबल करती है, तो ये इस ट्रांजिशन की वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, फिर आपके पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब आपके पास आ जाता है कि जो ऑर्बिटल हमारे पास हैं अवेलेबल इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वो है डी एंड एफ। सो अगर डी ऑर्बिटल जो है उसकी हम नेचर देखें तो डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो आपके पास डिफ्यूज्ड होते हैं या आउटरली पेनिट्रेटिंग होते हैं, इसी वजह से डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। जबकि जो एफ ऑर्बिटल होता है उसकी जो शेप हमारे पास होती है वो आपके पास जो है वो उसको फंडामेंटल भी कहा जाता है, और वो इनवर्ट पेनिट्रेट करता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इसी वजह से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्बिटल इनको हम जो है वो आउटर या इनर की टर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिलिंग ऑफ देयर शेल उनको हम टिपिकल या नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो है वो रखते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ पे लोकेटेड है, बिटवीन द ग्रुप 2A एंड ग्रुप 3A। तो ये अभी प्रोडक्ट टेबल में हमने देख लिया था, ये देखो ये ग्रुप 2A है हमारे पास और ये ग्रुप नंबर 3A है। तो इसके इन बिटवीन ये जो हमारे पास हैं ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जिसमें ये हमारी 3D सीरीज है, 4D, ये 5D एंड देन 6D सीरीज है। ठीक है, और इसमें हमारे पास ये जो 2B में जितने आपके पास आते हैं जिंक, कैडमियम और आपका मरकरी, ये नॉन टिपिकल है, क्योंकि यहाँ पे जाके जो D है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। ठीक है, इस D के बाद अब जो फिलिंग स्टार्ट होती है वो P की स्टार्ट हो जाती है। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन है कि जो वन दिए जो जिसको आप कोऑर्डिनेट मेटल्स भी कहते हैं उसमें भी तो वो डी कंप्लीटली फिल्ड होता है, वो भी टिपिकल होगा, वो भी नॉन टिपिकल होगा। किसमें? 1B में ये कापर सिल्वर गोल्ड जो है D1 से लेके D9 तक अभी कंप्लीटली फिल्ड तो नहीं ना हुआ आपके पास? नहीं मैम, 1B में कापर, मरकरी और गोल्ड में हाँ, तो कापर, वही कह रही सिल्वर हूँ और ना, गोल्ड। यहाँ तक जाते हुए आपके पास D9 तक पहुंचे हो आप।
तो वो 4s एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है इसमें। हाँ, उसमें आपके पास एक डी जो है वो अभी आपके पास कंप्लीटली फिल्ड नहीं हुआ है। D9 का मतलब है कि उसके अंदर आपके पास क्योंकि 5D जनरेट आपके पास अवेलेबल होते हैं डी के अंदर सब शेल, तो उसमें से 4 कंप्लीटली फिल्ड है और 5th में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अभी कंप्लीटली फिल्ड नहीं हुआ, अभी इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ही है, तो आप उसको टिपिकल की कैटेगरी में ही रखोगे। ये बात इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन में तो डी जो उसमें 10 होते हैं, वो 4s में एक हो जाता है। वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, हाँ ठीक है, वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी हम ये इसलिए कहते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल तब होती है जब आपके डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर आपका जो शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो या एम्प्टी हो, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या होता है कि एस से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आपके डी में चला जाता है और डी को फिल कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो आपकी स्टेबिलिटी इसके साथ एसोसिएटेड है, तो D10 हो जाएगा, S में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो उस केस में ठीक है, उस केस में फिर आप D जब 10 हो जाएगा तो फिर आप इसको नॉन टिपिकल की कैटेगरी में रखोगे। जी जी। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्लास आपकी जो डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन आ गई। देन फिर हमारे पास सीरीज ऑफ डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन सी सीरीज हैं, जो फर्स्ट सीरीज है हमारे पास जिसे हम 3D सीरीज कहते हैं वो स्कैंडियम से स्टार्ट होकर कॉपर पे एंड होती है, ठीक है। देन फिर आपकी जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है वो आपकी येट्रियम से स्टार्ट होके आपकी सिल्वर पे एंड होती है। देन आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है जिसको आप 5D सीरीज कहते हो, जो कि आपके लैंथेनम से स्टार्ट होती है हॉफनियम तक, फिर हॉफनियम, क्योंकि लैंथेनम के बाद जितने एलिमेंट्स हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो आपकी लैंथेनम है, फिर उसके बाद हॉफनियम है, और फिर उसके बाद गोल्ड तक जितने एलिमेंट्स हैं वो आपकी 5D सीरीज में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी फोर्थ जो आपकी सीरीज है जिसे 6D सीरीज कहते हो, वो आपकी इनकम्प्लीट सीरीज है, उसमें आपके कौन सा एलिमेंट्स आते हैं, एक्टिनाइड्स में एक्टिनम है, और उसके बाद आपके जितने एलिमेंट्स हैं 104 से लेके 111 तक, ये जो एलिमेंट्स हैं आपके पास विद दिस एटॉमिक नंबर, उन्हें 60 सीरीज में रखा जाता है। बट हमारा मेन कंसर्न या हमारा ज्यादा जो काम है वो 3D या 4D सीरीज पे होगा, यानी 3D और 4D सीरीज को हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। सो इन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, D1 से D9 तक, जिनमें D इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, जिनमें D10 है, यानी D इन द कंप्लीटली फिल्ड हो गया है, ठीक है, जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी हो गया। अब आपके पास जिंक, कैडमियम, मरकरी, चूंकि वो आपके पास टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं और उनमें डी इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग नहीं है, तो फिर इनको इन एलिमेंट्स के साथ क्यों रखा गया है, टिपिकल वन के साथ ही क्यों इनकी जो पोजीशन है इन द पीरियोडिक टेबल वो ऐसे ही क्यों है, तो उसका आंसर ये है कि इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो रिजेंबल करती हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ, जिसमें एक जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो ये वाले एलिमेंट्स भी जो हैं वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, इस वजह से इनको टिपिकल वन के साथ रखा गया है। अदरवाइज जो टिपिकल वन के साथ कुछ प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होती हैं वो ये हैं कि जो आपके टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो उनमें चूंकि डी कम्प्लीटली फिल नहीं होता, तो उनमें एक ट्रांजिशन पॉसिबल होती है जिसे डी ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। और वो डी ट्रांजिशन के लिए एक ही वजह से जो आपके पास एनर्जी एमिट होती है, ट्रांसमिट होती है, तो वो आपके पास आपको कलर देती है, और इसी वजह से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली कलर्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यही ऐसे एलिमेंट्स जिनमें डी इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, तो वो उनमें आपके पास जो डी है, चूंकि जब कम्प्लीटली फिल्ड हो जाती है कोई सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है, तो उसके अंदर 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं किसी भी एक सबशेल के अंदर। तो अगर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है तो इट मींस वो कम्प्लीटली फिल नहीं है, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिज्म के लिए। सो आपके जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं, और इसकी रीजन ये है कि उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, कंप्लीट पेयरिंग नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की, और यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी डी ट्रांजिशन के लिए ही, और यही लोन पेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो
मैग्नेटिक फील्ड, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रखोगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो अट्रैक्ट होगा, तो इसी वजह से वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। और इसको हम मेजर करते हैं यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट, जिसे गॉस बैलेंस कहा जाता है, कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये हमें सिर्फ देख के नहीं, हम उसको मेजर करते हैं प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन से। ठीक है, अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक इंस्ट्रूमेंट होता है, गॉस बैलेंस इतना कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसमें उसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उस कंपाउंड को रखा है, एक ट्यूब होती है उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डाला जाता है और उस ट्यूब को एक जो आपके पास मैग्नेटिक पोल्स हैं उसके इन बिटवीन रखा जाता है। तो अगर तो आपका जो कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक है तो आपके वो अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से जो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से नीडल जो है वो जीरो से डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो जितना वो डिफ्लेक्ट करती है हम कहते हैं उतना ही इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है। तो ये गॉस बैलेंस की पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन जब हम मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। अच्छा, D10 कौन से होते हैं? चूंकि इनमें कंप्लीट डी की फिलिंग हो जाती है तो इस वजह से ये कलरलेस होते हैं, क्योंकि इनमें डी ट्रांजिशन अब पॉसिबल नहीं होती। डायमैग्नेटिक होते हैं क्योंकि इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई रहता नहीं है, कंप्लीट फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि किस पैटर्न में या किस वे में हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं ऑफ एन एटम वो फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से, वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, अप टू आपके पास जो 3D सीरीज में पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, वो आफ्टर कैल्शियम स्टार्ट होता है। ठीक है, और कैल्शियम को हम ये देखो यहाँ पे कैल्शियम के बाद हमारे पास फर्स्ट 3D सीरीज का एलिमेंट है जो कि है स्कैंडियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और ये एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, इट मींस इसका वैलेंस शेल होगा एस। ठीक है, और वो कौन सा एस है हमारे पास? वो है 4s। तो आपका जो अप टू कैल्शियम है वो 4s की फिलिंग होती है और s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 4s 2 तक फिलिंग होती है। बट आफ्टर कैल्शियम क्या होता है, जब हम स्कैंडियम की तरफ आते हैं तो जो 3D लेवल है, जो आपका पेनल्टीमेट थर्ड शेल है, उस थर्ड शेल में जो 3D है हमारे पास ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी जो है वो हाई हो जाती है एज कम्पेयर टू 4s। और जब उसकी एनर्जी हाई हो जाती है तो आपके पास जो है उसकी फिलिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। और जब उसकी फिलिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है तो यहाँ पे अब इनर पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, ना कि वैलेंस शेल में। यानी 4s के बाद होना तो ये चाहिए था कि 4p की फिलिंग हो, बट 4p में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे, आपके 3D में इलेक्ट्रॉन जो है वो उनकी फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे स्कैंडियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। ठीक है, तो ऑर्गन तक 18 है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, 4s2 यानी 18 और 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये हमारे पास हो गया 20, यानी ऑर्गन और 4s2 अगर आपने साथ लिखा हो तो ऑर्गन और 4s2 ये एक कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, बट हमारे पास स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। तो 21 का मतलब है कि अब जो आपका n-1d है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि n मींस आपका वैलेंस शेल या प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या आउटर मोस्ट शेल जिसमें आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ वैलेंस शेल कौन सा है? 4। ठीक है, n इज इक्वल टू 4, तो आपका d क्या होगा? n-1d, तो 4-1d इज इक्वल टू 3d। तो 3d में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा क्योंकि यहाँ ऑर्गन तक 18 है, s में 2 चले गए तो 20 हो गए और d में एक रिमेनिंग चला गया तो 21 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब फिर उसके बाद ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखी हुई, ये कुछ वो एनॉमलस बिहेवियर लिखा हुआ है जो भी डिस्कशन हो रही थी कि मैम कॉपर जो हमारे पास कॉइनेज मेटल है तो उनमें हमारा डी जो है वो 10 हो जाता है। सो उसकी रीज़न ये होती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसकी स्टेबिलिटी, कोई भी ऑर्बिटल जो है वो अगर एम्प्टी हो यानी उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, या वो हाफ फिल्ड हो, या फिर वो कम्प्लीटली फिल्ड हो, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। मतलब एस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ठीक है, सो अगर एस एम्प्टी हो या एस में हाफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन हो या एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह पी में अगर हम देखें तो पी में 0 इलेक्ट्रॉन हो, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो अगर पी 0 हो
पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो या पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस केस में भी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, स्टेबल होगी। और अगर हम डी की बात करें तो डी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी स्टेबल होगी, डी अगर 0 हो, डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, तो 10 का हाफ हो गया 5, तो या तो डी में 5 हो या डी में 10 हो। तो क्रोमियम जो है वो यहाँ पे एनोमलस बिहेवियर शो करता है कि अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें कि आर्गोन के बाद 4s में जाने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद जितने रिमेनिंग है वो पेनल्टी में डी में आना चाहिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होनी चाहिए थी कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, तो 24 है तो 18, तो आपके ऑर्गन तो पूरे हो गए, एस में जाने चाहिए थे 2 यानी 20 और डी में आने चाहिए थे 4, बट यहाँ पे लिखा हुआ है 3d 5 4s 1। तो इसका रीजन ये है कि एस से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका कहाँ चला जाएगा, डी में। रीजन क्या है कि जब d5 हो जाएगा तो d5 भी स्टेबल हो जाएगा और s1 जो है वो भी हाफ फील्ड है तो वो भी स्टेबल है। ये समझ आ रहा है? जी मैम। किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। मैम क्रोमियम का बता दे, जो रीजन बताइए। क्रोमियम के मैंने आपको ये रीजन बताई है कि कोई भी आपके पास जो है वो अगर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, या वो एक तो एम्प्टी कंडीशन या वो एम्प्टी होता है, ठीक है, तो उस सूरत में वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो स्टेबल होती है, ठीक है। अब आपने देखना है कि हर एक जो आपका ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब अगर हम एस को उठाएं तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी को अगर हम देखें तो पी में 3 रीजनरेट होते हैं, पी एस, पी वाई, पी जी, और हर एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम कहते हैं पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 6 का हाफ कितना हो गया, 3, ठीक है। तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें पी में या तो 6 पूरे इलेक्ट्रॉन हो या पी में 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाला एलिमेंट स्टेबल होगा, वो बजाय उस एलिमेंट के जिसमें पी में या तो आपके पास जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, या पी में 4 है, पी में 5 है, या फिर उसमें पी में आपके पास 2 है, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी सूरत में 6 का हाफ नहीं बनते। इसी तरह जो डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उस 10 का हाफ हमारे पास होता है 5, ठीक है। सो हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी जिसमें डी में या तो 10 हो पूरे या डी में हो 5, ठीक है। और उसी 5 करने की वजह से 4s अपना इलेक्ट्रॉन एक जो था उसके पास, यानी क्योंकि 4s में पहले इलेक्ट्रॉन ने जाना है ना, तो यहाँ पे भी क्रोमियम में भी ऐसा ही होगा कि आपके 18 इलेक्ट्रॉन ऑर्गन, तो पूरे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में आपके 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। बट क्या होता है, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद दिस हाफ फिल्ड डी, वो एस जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सेक्रीफाइस कर देता है कि वो डी में चला जाए, ठीक है, क्योंकि उस सूरत में उसकी स्टेबिलिटी इफेक्ट नहीं हो रही। एस ने एक सेक्रीफाइस ऑल्दो किया है बट उसकी स्टेबिलिटी इफेक्ट नहीं हुई। रीजन क्या है, क्योंकि एस अभी भी स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि एस अभी भी हाफ फिल्ड है, बट डी की स्टेबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। अच्छा एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम अगर देखें जैसे अभी आपने क्रोमियम में बताया कि डी भी वो स्टेबल है और जैसे एस भी स्टेबल है, तो मैम अगर एक और हमारे पास इलेक्ट्रॉन आता है तो वो किसके पास पहले जाएगा? एस ही अपने आप को फिल करेगा पहले? यस। ठीक है मैम। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं कि अभी जो आपने क्वेश्चन किया उसका भी आंसर यहीं पे है। इस सीरीज को देखो, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लास जब तक आपको एटॉमिक नंबर नहीं आता होगा, एटलीस्ट 3D सीरीज आपको आनी चाहिए विद एटॉमिक नंबर, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, और ये 21 से लेके 30 तक इनका एटॉमिक नंबर है, तो ये आपको आप समझ लो कि आपको आपने मेमोराइज करना है, ठीक है, विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें जो स्कैंडियम है कंप्लीट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो यहाँ तक ये 18 इलेक्ट्रॉन बनते हैं ऑर्गन तक जितने मैंने अभी बात की, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 20 हो गए और 3d में 1 आ गया,
ठीक है, ये 21 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, जिसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो। 22 की बात करें, अगर हमारे पास टाइटेनियम आ गया तो उस केस में अब आपका जो डी है उसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यानी 3d1 से कितने हो जाएंगे 3d2। वेनेडियम की बात करें तो ये हो जाएगा 3d3। ठीक है, फिर क्रोमियम पे आए तो हमारे पास 3d4 होना चाहिए था, बट हमारे पास डायरेक्ट क्या आया 3d5, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी की वजह से ऐसा हुआ। फिर क्रोमियम के बाद अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो बजाय 3d6 करने के वो 4s में जाएगा, ताकि b जो है अभी भी स्टेबल ही रहे। ठीक है, रीजन क्या है कि अगर मैं 3d में भेज देती इलेक्ट्रॉन तो 3d6 हो